राजनीतिनामा बिहार के नए अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आए हैं, जो वर्तमान में राजनीतिक स्थिति जो हमारे देश की है, हमारे राज्य की है, हमारे चारों ओर है। हम सभी एक जागरूक नागरिक सिटीजन होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उन चीज़ों की तरफ देखें और वर्तमान में जो घटनाएं घटती हैं उनका इतिहास से भी कुछ संबंध होता है। क्योंकि मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ, इसलिए मुझे वर्तमान की राजनीतिक गतिविधियों में या घट रही घटनाओं का इतिहास से तुलना करना, सामंजस्य बैठाना, ये थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस सामंजस्य, इस तुलना को आप भी बहुत ही ठंडे मन से राज्य हित में, देश हित में और एक नागरिक होने के नाते जरूर सोचेंगे, समझेंगे और अपना भी आप कंक्लूजन निकालने का प्रयास करेंगे। यह मेरा किसी एक राजनीतिक दल की तरफ यहाँ बात नहीं होगी। हम राजनीति में जो घटनाएं आज सभी दलों में चौतरफा जो घटित हो रही है, उन चीज़ों का हम एक ऐतिहासिक तुलना के साथ वर्तमान में ले आने का प्रयास करेंगे। हमारे इस एपिसोड का जो मूल केंद्र है, केंद्र बिंदु है और सेंटर है, वह है कि सत्ता की जो स्थिरता है वो योग्यता से आती है, अंधी वफादारी से नहीं। जब निर्णय योग्यता पर नहीं होता है बल्कि चापलूसी आधारित होती है तो सत्ता मजबूत नहीं, कमजोर होती है। इतिहास गवाह है कि योग्य और नेतृत्व टिकता है, जबकि अंधी वफादारी बिखर जाती है। तो हमारा मूल ध्येय क्या है कि सत्ता के लिए योग्यता जरूरी होती है, वफादारी भी जरूरी होती है, लेकिन योग्यता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वफादारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संकट के समय कौन काम आएगा, व्यवस्था को निर्णायक गति देने में कौन काम आएगा, वफादारी या योग्यता। इतिहास से तुलना करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि इतिहास केवल पन्ना नहीं है, घटनाओं का एक लेखा जोखा नहीं है, केवल पढ़ने के लिए नहीं है। इतिहास एक शिक्षा है, यह चेतावनी है, यह संदेश है। जब इतिहास की घटनाओं को आप पढ़ते हैं तो केवल एक कहानी के रूप में पढ़ने के लिए इतिहास नहीं है। इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, दुर्घटनाएं घटी हैं, जो निर्माण हुआ है, जो ध्वंस हुआ है, वो सभी हमारे फ्यूचर के लिए, वर्तमान के लिए एक चेतावनी है, एक शिक्षा है और एक संदेश है। समझ सके तो ठीक, नहीं तो फिर अंत होना तो तय ही रहता है। न कोई बचा है, न कोई बचेगा। इतिहास चेतावनी देता है कि जिस तरह से गियासुद्दीन बलबन के साथ मैंने यहाँ पर एक तुलना किया है, और हो सकता है कि सभी लोग इतिहास न पढ़े हों, लेकिन गियासुद्दीन बलबन का नाम अधिकांश लोगों ने सुना होगा। गियासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए चालीसा जो ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स थे उसका एक मेंबर था और 1246 से 1266 तक नायब, डेप्टी टू द रूलर, एक साल को छोड़कर लगभग था। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल नायब ऑल्सो। 1266 में उसने अपने दामाद और सुल्तान को मार दिया और अपने वंश की सत्ता स्थापित की। बलबन को पता नहीं था कि वह किस जाति का है, किस उसका खानदान क्या है, लेकिन बलबन ने अपने को ईरानी जो लीजेंडरी किंग था अफरसियाब से जोड़ा और तुर्कों की सबसे जातिवादी शासन स्थापित की। इतिहास में अगर सबसे जातिवादी शासन किसी का हो सकता है तो वह बलबन का था। वह प्योर तुर्क से नीचे किसी से बात तक, मिलना और बात तक नहीं करता था। और बलबन कहा करता था, आप सबों ने सुना होगा, बहुत सारे इम्तिहानों में भी सवाल आया है कि बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं, मेरा हाथ तलवार की मयान पर जाती है और इच्छा होती है कि उसका सर कलम कर दूं। ये फेमस स्टेटमेंट है। बलबन ने अपने वंश की वंशीय सत्ता को स्थापित और सुरक्षित करने के लिए जितने भी योग्य तुर्क सरदार थे
जिनकी बदौलत वो आगे बढ़ा, और जो सही में योग्य थे उन सभी की उसने वन और द अदर प्रिटेक्स्ट पर हत्या करवा दी, बेइज्जत करवाया, सत्ता से बेदखल किया। और उस समय सत्ता से बेदखल करने का मतलब था, यह नहीं था कि आपको हमने किसी पद से हटा दिया, उसका मतलब एक ही होता था, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, आप मार दिए जाएंगे, आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। ये काम बलबन ने बखूबी किया। बलबन ने इस तरह से जो निर्णय लिया, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो वंशीय सत्ता को की नींव को ही कमजोर कर दिया। उसने सोचा कि बहुत योग्य नहीं रहेगा, बहुत शक्तिशाली कोई नहीं होगा तो मेरे वंश की सत्ता लगातार चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके मरने के 3 साल बाद ही उसके वंश की सत्ता जाती रही और 1287 में मरा और 1290 में खिलजी वंश स्थापित हो गया। यानी इतने युग लोगों की हत्या उसने कर दी कि जब उसके वंश पर खतरा आया तो उसके वंशीय हित को बचाने के लिए योग्य तुर्क सरदार बचे ही नहीं थे, क्योंकि सबों की हत्या बलबन ने कर दी। तो योग्य लोग बचे ही नहीं। तो आज भी जब योग्यता को दबाया जाता है तो चाटुकारिता को संरक्षण मिलता है। योग्य लोगों को हटाकर जी हजूरी करने वाले लोगों को आप संरक्षण देते हैं। वो तत्काल में तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि बहुत लाभदायक है, लेकिन आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। जब भी आप बुरी स्थिति में आए, चाटुकार 2 मिनट भी आपके पास नहीं रुकेगा। इसीलिए इतिहास गवाह है कि योग्यता का जब जब दमन हुआ है, सत्ता अस्थायी हो गई है। सत्ता को अस्थायी तो नहीं मिलता है, योग्यता ही सत्ता के लिए विटामिन है, ताकत है, सामर्थ्य है। जब सत्ता मुश्किल में होती है तो योग्य लोगों के सहारे ही आप सत्ता के नींव को, सत्ता के महल को बचा पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इतिहास चेतावनी देता है कि जब कोई नेता अपनी सत्ता को चुनौती मुक्त बनाने के लिए योग्य व्यक्ति को, मेरिट को दरकिनार करेगा, सिर्फ वफादार को ही चुनेगा, तो वह अनजाने में अपने ही अंत की पटकथा लिख रहा होगा, जैसा बलबन ने किया। अगर आज भी कोई नेता ऐसा करता है तो इतिहास गवाह है, उसका भी हश्र वही होना है। इसीलिए सत्ता, इतिहास बताता है कि सत्ता की स्थिरता योग्यता से आती है, अंधी वफादारी से नहीं। अब हम बलबन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। कहने की बात है, आप इतिहास का उस उदाहरण को आप अपने से देखिए। बलबन का जो दौर है, बलबन का जो शासन है, यह एक आज के, जैसा मैंने कहा कि इतिहास एक शिक्षा है, तो बलबन का दौर आज के नेताओं के लिए भी वार्निंग सिग्नल है। जब कोई नेता अपनी सत्ता को चुनौती मुक्त बनाने के लिए योग्य लोगों को दरकिनार करता है और केवल चापलूस और वफादार लोगों को चुनता है, तो वास्तव में वह अपने अंत की पटकथा लिख रहा होता है। यह तुलना इतिहास और वर्तमान की राजनीति के अंतर संबंध को समझने के लिए जरूरी है और बहुत ही सही है। गियासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए तुर्क चहलगानी यानी चालीसा का एक सदस्य था, लेकिन जब वो सत्ता में आया तो उसको लगा कि जो लोग मेरे साथ रहे थे, अगर वो नीचे रहेंगे और हम ऊपर रहेंगे तो उन लोगों को लगातार लगेगा कि अरे मेरे ही साथ का आदमी था, और ये सत्ता में चला गया। तो बलबन को शक होता था कि मेरे साथी मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तो उसने एक एक करके अपने सभी साथियों का अंत कर दिया। यानी अपनी सत्ता को चुनौती देने की क्षमता रखने वाले सभी चालीसा के अन्य सदस्यों का उसने नाश कर दिया, जिसके कारण जरूरत पड़ने पर उसे योग्य सरदारों की कमी हुई। और आज की राजनीति में भी लगभग वही पैटर्न देखा जा रहा है कि जब ऊपर चले जाते हैं लोग तो अपने इर्द गिर्द जो भी योग्य लोग होते हैं उसको वो दरकिनार कर देते हैं। अब जो हम तुलनात्मक एक अध्ययन करते हैं, बलबन का जो दौर था, जो भी तुर्क सरदार उसकी सत्ता को चुनौती दिया
षड्यंत्रों के द्वारा उसने सबों का अंत कर दिया। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ, बचाने वाला कोई नहीं था। जब खिलजी क्रांति हुई, जलालुद्दीन से लड़ने वाला कोई नहीं था। और जो बलबन के उत्तराधिकारी थे, उनके पास अनुभव और योग्य योद्धा का घोर अभाव हुआ, जिसके कारण उनकी सत्ता का अंत हुआ और 3 साल के अंदर ही 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। आज का नेतृत्व क्या करता है? आज का नेतृत्व सेकेंड लाइन नहीं तैयार करता है। अगर हमारे देश की आजादी की लड़ाई हुई और गांधी जी नेता थे तो सेकेंड लाइन तैयार किया। बहुत सारे इतिहास में केवल ये एक पार्टी एक देश की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी अपना सेकेंड लाइन नहीं तैयार किया, उनका अंत आज भी तय है, चाहे पार्टी जो भी हो। और द्वितीय पंक्ति का नेता उभरने न देना अपने वंशीय हित और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आज भी नेता करते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं कोई उभरता हुआ चेहरा उनकी जगह न ले। उनके इस कृत्य से उनके तात्कालिक लाभ तो बनता है, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो परमानेंट अजर अमर बनकर आए नहीं है, जब वो नहीं रहेंगे तो उस पार्टी को कौन संभालेगा? नेतृत्व कौन प्रदान करेगा? अगर योग्य आदमी नहीं है और सामने कोई योग्य है, तो आपने अपने योग्य नेताओं का नाश करके सामने वाली पार्टी को ऐसे ही वाकओवर आप दे देंगे। बलबन ने संस्थागत विनाश भी किया, इंस्टीट्यूशनल इरोजन भी हुआ। बलबन ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा को हाईएस्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास किया। थ्योरी ऑफ किंगशिप पहली बार बलबन ने ही दिया, लेकिन जब उसने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की, तो सिजदा का मतलब सर झुका के आप क्या सिजदा किया, और पैबोस का मतलब हुआ आने वाला व्यक्ति जाकर सुल्तान के पैर को चूमेगा, यानी सुल्तान का पैर और आगंतुक का सर। जैसे हम लोग कहते हैं कि अपने पैर पर तुमको झुका लिया, यानी कंप्लीट सबऑर्डिनेशन। तो जो आदमी बलबन के दरबार में जाएगा, उसका अपना कोई भी मोरल नहीं रह जाएगा, या उसका सर ऊंचा करके चलने की बात खत्म। आज भी यही होता है। आज के भी नेता अपने स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं या पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। एक व्यक्ति ही सब फैसला कर लेता है। यह व्यक्ति नहीं, यह एक दल नहीं, एक राज्य नहीं, यह सब जगह यही हालत है कि एक व्यक्ति सभी निर्णय लेता है। वो तो राजतंत्र था, फिर भी उसका नाश हो गया, क्योंकि बलबन अपने व्यक्तित्व को सबसे ऊपर रखा और सब व्यवस्था को उसने सबऑर्डिनेट कर लिया। तो जो गलती उसने किया, आज के नेता भी वही कर रहे हैं। इन लोगों ने लॉन्ग टर्म डायनेस्टिक लॉस किया, तो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल लॉस आज हो रहा है। बलबन ने अपने बेटों और पोतों के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन योग्य सलाहकारों के अभाव में उसके मरने के महज 3 साल के भीतर, जैसे मैंने कहा, इसके वंश का अंत हो गया और खिलजी सत्ता में आ गए। आज भी क्या है, जब योग्य कार्यकर्ताओं के बजाय केवल चाटुकारों को तरजीह दी जाएगी, पैसे वालों को तरजीह दी जाएगी, पैसों से टिकट बेच दिया जाएगा, चाटुकारों को टिकट दे दिया जाएगा, तो अगली पीढ़ी राजनीति से कट जाती है। उसे लगता है कि अब मेरा कोई स्थान इसमें नहीं है। चाटुकार और पैसे वाले जब हावी होते हैं, तो ऐसे दल के कार्यकर्ता धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे, और जब कमिटेड कार्यकर्ता अप्रासंगिक होगा तो दल खोखला हो जाएगा, दल खत्म हो जाएगा। बलबन का उदाहरण इतिहास का उदाहरण है। इसलिए सत्ता का केंद्रीकरण और विरोधियों का दमन केवल छोटी अवधि के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन शासन की मजबूती हमेशा योग्य लोग करते हैं, स्वतंत्र सोच वाले लोग करते हैं। बलबन का इतिहास इस बात का गवाह है कि डर के बल पर खड़ा किया गया साम्राज्य कभी टिकाऊ नहीं होता। योग्य लोगों के दमन करने वाला साम्राज्य कभी टिकाऊ नहीं होता। चाटुकारों के बदौलत शासन कुछ समय चला सकते हैं आप,
लेकिन इस तरह के कृत्य अंततः आपके लिए ही हानि होंगे। जब आपको जरूरत होगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बलबन ने एक ऐसा इको चैम्बर तैयार किया जिसमें सच बोलने वालों का कोई स्थान नहीं रहा। उसके पास केवल जी हजूरी करने वाले लोग रहे। आज के नेता भी लगभग वही काम करते हैं, अपने आसपास चाटुकारों की फौज रखते हैं, जिसके कारण जमीनी हकीकत से वो दूर हो जाते हैं। वो चाटुकार उनको वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, उनके कानों को जो अच्छा लगता है, और यह फीडबैक की कमी हो जाती है। और जब पैरों तले जमीन खिसक जाती है तब उन्हें पता चलता है कि अरे गलती हो गई, लेकिन तब तक तो आपकी नाव बीच भंवर में डूब जाती है। समय रहते नहीं चेतिएगा। और इस तरह से जब संस्थागत नाश होता है तो कोई भी संगठन, कोई भी दल जब एक चेहरे पर ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा तो आंतरिक लोकतंत्र मर जाता है। उस चेहरे के हटते ही संगठन बिखर जाएगा, क्योंकि संगठन में योग्य लोग तो पहले ही हटा दिए जा चुके हैं। तो बालू की भीत पर दीवार नहीं बनती, बालू की भीत पर मजबूत महल नहीं बनते हैं। उनको सींचने वाले लोग जब बेदखल हो जाते हैं तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर जब किसी दल में, कहीं पर भी, शासन में कहीं भी जब इस तरह से क्रूरता होगी, लोगों के मन में डर हो जाएगा, तो समर्पित लोग या जो सही लोग होंगे वो केवल जान बचाने के लिए लग जाएंगे और उनको सही बात कहने में डर लगेगा। आज भी जब राजनीतिक दलों में योग्यता का अनदेखी होता है तो प्रतिभाशाली लोग राजनीति से दूर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस दल में योग्य लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, एक तरफ कहते हैं कि योग्य लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और योग्य और पढ़े लिखे जब जाते हैं तो उनसे पैसे की बात होती है। तो योग्य और पढ़ा लिखा और पैसे में कोई सामंजस्य नहीं होता है। जब ऐसे लोगों को लगता है कि राजनीति में चापलूसों की पूछ है, पैसे वाले की पूछ है, धन वाले की पूछ है, तो धीरे धीरे किनारे चले जाते हैं। वो आपसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका अंत की पटकथा लिख दी जाएगी। बलबन को भी लगा था, बलबन को ऐसा एक फॉल्स एहसास हुआ कि उसने अपने विरोधियों को मारकर अपने बेटों के लिए, अपने खानदान के लिए सत्ता सुरक्षित कर लिया है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जब उन्हीं बेटों को योग्य सेनापतियों की जरूरत होगी तो कहां से आएंगे। सत्ता पर भले उन्हीं के बेटे रहे, उन्हीं के लोग रहे, लेकिन जब संकट आएगा तो लड़ेगा कौन? अकेला कोई लड़ेगा? दाहिने बाएं जब भी कोई गेम होता है, फुटबॉल होता है या हॉकी होता है, तो डिफेंस मजबूत है, गोलकीपर मजबूत है, लेकिन फ्रंट लाइन कमजोर है तो क्या कर लीजिएगा। तो फॉरवर्ड को भी मजबूत होना है, मिडिल लेवल भी मजबूत होना है, बैक को भी मजबूत होना है, और गोलकीपर को भी मजबूत होना है। मजबूत लोग ही मैच जिताएंगे। आज पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता है। तो मजबूत लोग अगर नजरअंदाज किए जाएंगे तो फिर वही हालत होगा जो बलबन का हुआ। इसीलिए विरासत केवल पद और संपत्ति छोड़ने से नहीं बचती है, बल्कि अपने लोगों को अगर विरासत बचानी है, संपत्ति बचानी है, तो उसके साथ एक सक्षम टीम भी देना जरूरी होता है। बलबन ने टीम ही खत्म कर दी, और वंशवादी नेता भी लगभग यही करते हैं, और जो भी निरंकुश हो जाते हैं वो भी यही करते हैं। तो अपनी टीम बनाने के फेरे में वो संस्थागत नाश करते हैं और योग्य लोगों का विनाश करके सारी कहानी खत्म कर देते हैं। इसीलिए अंततः पुनः हम कहते हैं कि इतिहास, बलबन का इतिहास एक चेतावनी है कि योग्य लोगों को, मेरिट को दरकिनार कीजिएगा, वफादारों और केवल चाटुकारों का आगे कीजिएगा,
तो आप अनजाने में ही आप अपने अंत की पटकथा लिख रहे होंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।